हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, उम्र सीमा कितनी होना चाहिए, नया जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ है क्या इसमें अप्लाइड होगा और नोटिफिकेशन कब आएगी। ये 4 टॉपिक पर हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न पर भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता किसी का होता है स्टूडेंट्स को कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि अभी हाल ही में नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसमें यह बताया गया था कि 2 माह के अंदर सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी मांगी गई थी। तो नवंबर और दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर के लास्ट तक आपके नोटिफिकेशन होने की संभावना है। दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन होने की संभावना है। तो वैकेंसी इतनी जल्दी आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग को मालूम है कि बिहार में नौकरियों की बहार चल रही है और इसी दौर में फिर से आपको सीजीएल 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल का आपने देखा 12,199 पद है और इसमें पदों की संख्या में और बढ़ोतरी होने जा रही है, ठीक है। तो इसके नोटिफिकेशन की सीजीएल 4 के नोटिफिकेशन की काफी लंबे समय से इंतजार है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि सीजीएल 3 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया है। तो सीजीएल 4 का वो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है, ठीक है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है। पदों की संख्या 3000 के आसपास में रहेगी, 3000 के आसपास में 3000 प्लस वैकेंसी होने वाला है। नोटिफिकेशन आपने जान लिया कि नोटिफिकेशन कब होने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, उसके बाद हम लोग योग्यता की बातें करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। 2 स्टेज में एग्जाम होता है, पीटी परीक्षा होती है, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है। मेंस के एग्जाम के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 2.5 गुने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उन स्टूडेंट्स में से फाइनल जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हीं का अंतिम रूप से चयन होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और कुल मार्क्स 600 होता है, ठीक है। कुल मार्क्स कितने होते हैं? 600 के मार्क्स होते हैं, मतलब एक प्रश्न 4 अंक के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। मेरिट लिस्ट आपको बताया मेंस के एग्जाम के आधार पर तैयार होता है। इसमें जो पद आएंगे, जो सचिवालय सहायक थे वो अब बन गए हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि क्या अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद जो हो गया है उसमें अब प्रमोशन के क्या स्कोप होंगे और प्रमोशन वाइज आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, इस पर वीडियो बनाया है हमने। इस वीडियो को आप डेफिनेट रूप से देखिएगा ताकि आप सचिवालय सहायक के जो नए नामाकरण किया गया है इस पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद होता है। इसमें योजना सहायक होते हैं, उद्योग विस्तार पदाधिकारी होता है, मलेरिया निरीक्षक होता है। इन सभी पदों में से आपको मैंने योजना पदाधिकारी, योजना सहायक और उद्योग विस्तार पदाधिकारी और सचिवालय सहायक, इन सभी के जॉब प्रोफाइल मैंने बताया है। और किसी भी पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेट रूप से हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या समझ लिया? एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, ठीक है, एग्जाम पैटर्न समझ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, योग्यता भारत के नागरिक, मतलब भारत भर में आप कहीं से भी हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप बिहार के निवासी हो या बिहार से बाहर के किसी भी राज्य के निवासी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। किसी भी विषय से आपको स्नातक पास होना जरूरी है, ठीक है, किसी भी विषय से स्नातक पास होना जरूरी है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या फिर कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह के भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेट रूप से उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संशय दूर हो गया। बात है कि अन्य अभ्यर्थी जो आएंगे फॉर्म भरेंगे उनको अब ओपन कैटेगरी जो है वो 25% उसी में उनको नियुक्त किया जाएगा। ओपन कैटेगरी अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार ओपन कैटेगरी कितनी हो गई है? 25% हो गई, ठीक है। तो इस 25% में आप आइएगा। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी? तो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी गैर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाता है, ये आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल जिनको जरूरत होगी, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी को जरूरत होती है, एनसीएल ओबीसी ईबीसी को जरूरत होता है, ठीक है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सभी को जरूरत होगा, ईडब्ल्यूएस से जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको जरूरत होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके पास आधार कार्ड होगा ही, नहीं है तो आधार कार्ड भी बनवा लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपने समझ लिया। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको, अगर आपके पास पहले से एनसीएल या कास्ट बना हुआ है, एनसीएल जो होता है इतना ध्यान रखिएगा, ये एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस में भी वही मैटर है, एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, लेकिन कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपने समझ लिया। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जो ग्रेजुएट होगा। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उम्र सीमा देखिए, जनरल कैटेगरी में है अगर आप, तो मिनिमम उम्र सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष होता है बिहार, ठीक है। बिहार से बाहर के स्टूडेंट्स जो बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आए। बिहार से बाहर के हैं तो रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको ओपन कैटेगरी में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। अब ओबीसी ईबीसी या फीमेल जो है बिहार के, उनको 21 मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष, फीमेल को भी 21-40 वर्ष है, और एससी एसटी को मिनिमम उम्र सीमा 21 और मैक्सिमम उम्र सीमा 42 वर्ष। आपने उम्र सीमा समझ लिया, ठीक है। उम्र सीमा समझ लिया कि मिनिमम उम्र सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष है। उसी तरह ओबीसी ईबीसी और फीमेल जितने भी होंगे, बीसीएल जो होता है, इस सभी को, और जनरल महिला को भी 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा, और एससी एसटी को मैक्सिमम उम्र सीमा 42 वर्ष है। ये आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो नया आरक्षण पॉलिसी लागू किया गया है, नया आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, इसके बारे में आपने अगर नहीं देखा है मेरे वीडियो को तो देख लीजिए। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से नया आरक्षण व्यवस्था क्या 50% से अधिक हो सकता है। कई राज्यों में 50% से अधिक है, किन किन राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या कहता है इस पर, तो इन सभी के बारे में मैंने पूरे विस्तार से आरक्षण वाले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तो आरक्षण का जो मैटर था वो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब हमारे राज्यपाल महोदय ने भी उस बिल पर साइन कर दिया है, तो अब वो कानून बन गया है, ठीक है। अब कानून बन गया है तो नया वैकेंसी अब के बाद जो भी आएगा उसमें नया आरक्षण पॉलिसी लागू होगा, ठीक है। तो नए आरक्षण पॉलिसी के अनुसार जनरल कैटेगरी को, ओपन कैटेगरी जिसको हो गया उनका 25% हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पहले से 10 मिलता था, मतलब दोनों मिला दीजिए तो जनरल के लिए अब 35% हो गया, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी हो गया कितना, 65%। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, एससी एसटी को 20%, एससी को और एसटी को 2%। आप देखिएगा इसी में आपको ओबीसी एल जो है, बीसीएल याद रखिएगा, बीसी लेडीज को भी 3% का आरक्षण मिलता है, जो ओबीसी के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। तो अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो भी आरक्षण का व्यवस्था होगा, अब इसी व्यवस्था के आधार पर आने वाली वैकेंसी में ये आरक्षण व्यवस्था लागू होगा, ठीक है। अब उम्र सीमा कब से ली जाएगी, तो डेफिनेट रूप से आप याद रखिएगा, जब वैकेंसी आएगा तो 1 अगस्त 2023 में आ जाती है वैकेंसी, तो 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र सीमा मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ये 24 में आती है तो 1 जनवरी इसका उम्र सीमा का डेट रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे मतलब अब आपने सारे तथ्यों को बारीकी से समझ लिया। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, या फिर कोई विशेष वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक्स पर या फिर अन्य टॉपिक्स पर जो बीएसएससी सीजीएल 4 से जुड़ा हुआ हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन से जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेट रूप से आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, कौन-कौन से सेक्टर को पढ़ना है। तो अगला जो वीडियो होगा वो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस से संबंधित होगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस वाले वीडियो को जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।